हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को। ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम 4 पॉइंट में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन एंड इटियोलॉजी, फिर हम देखेंगे उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में, मतलब कि किस तरह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। फिर हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल, मतलब कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुई है। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे कि हम इस रिएक्शन को डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन को। Type 1 hypersensitivity is defined as a state of rapidly developing or anaphylactic type of immune response to an antigen to which the individual is previously sensitized। देखिए डेफिनेशन में ही पूरी की पूरी पैथोजेनेसिस या फिर पूरी की पूरी रिएक्शन बता दी गई है। किस तरह से देखिए, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है? स्टेट ऑफ रैपिडली डेवलपिंग और एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि हमें पता है कि देखिए ना, हमारी बॉडी में आप कहते हैं ना एलर्जिक रिएक्शन हुई है, एलर्जिक रिएक्शन हुई है, तो देखिए वही है कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, ओके, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स देती है ना, उसे हम कहते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, कौन सी? एलर्जिक रिएक्शन। ओके, और वो किस में होता है? प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड पेशेंट में। ओके, ये हम पैथोजेनेसिस जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं उसकी इटियोलॉजी के बारे में। ठीक है, मतलब कि कोजेस, किस वजह से होती है ये रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय ह्यूमरल एंटीबॉडी ऑफ आईजीई टाइप, मतलब कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, मतलब कि जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है तो उसमें क्या रिलीज होता है? उसमें रिलीज होती है हमारी आईजीई एंटीबॉडी। ओके, मतलब कि एंटीजन के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसमें रिलीज होता है आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो अब हम देखते हैं उसके कोजेज, इटियोलॉजी को हम देख लेते हैं। ओके, इटियोलॉजी में हमें सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले है जीनेटिक बेसिस, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एंड कॉन्कोमिटेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो जीनेटिक बेसिस में क्या होता है? देखिए, किसी भी पेरेंट्स, मतलब कि फादर एंड मदर दोनों किसी एलर्जन के अगेंस्ट क्या है? सेंसिटाइज है, मतलब कि उसके अगेंस्ट उसमें उसकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो उसके बच्चे में 50% चांस है कि उसका बच्चा भी उसी एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइज होगा। मतलब कि अगर वो एंटीजन उसकी बॉडी में आ गया तो उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन होगी। कितना परसेंट चांस है? 50% चांसेस है। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक बेसिस। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, मतलब कि एनवायरमेंट में जो पोल्यूटेंट्स है वो क्या करवा देते हैं? वो करवा देते हैं इंक्रीज म्यूकोजल परमिएबिलिटी, मतलब कि म्यूकोजा की जो परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज करवा देता है, और वो इंक्रीज होने की वजह से जो एलर्जेंस है वो उसकी जो एंट्री है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाती है, और उसी एलर्जन अगर हमारी बॉडी में बढ़ गया तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स तो होगा, तो आईजीई लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कॉन्कोमिटेंट फैक्टर्स, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, उसमें भी क्या होता है? सेंसिटाइज पर्सन में क्या होता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कि एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये हो गया इटियोलॉजी के बारे में। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो पैथोजेनेसिस को समझने के लिए हमने इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 फेज में डिवाइड किया है, सेंसिटाइजेशन एंड एक्टिवेशन फेज। ठीक है, तो देखिए आप रिएक्शंस देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये दोनों स्टेज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक्सपोजर टू एंटीजन, मतलब कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया। ओके, मीन्स के फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर हुई। देन एंटीजन प्रेजेंटेड टू TH2 सेल्स बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो मतलब क्या हुआ कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो क्या करेगा? ये जो देखिए
इसमें हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो देखिए एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, फिर क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या है, फॉरेन एंटीजन है। तो उसे पता चल गया कि ये फॉरेन एंटीजन है, तो वो तुरंत क्या करेगा, इसको प्रेजेंट करेगा किसके सामने, CD4+ T सेल के सामने। देखिए आप कहानी से याद रखिए, ठीक है। एंटीजन का एक्सपोजर हुआ तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को लगा कि ये क्या है, एक फॉरेन बॉडी है, उसको समझ में आ गया, तो वो क्या करेगा, CD4+T सेल के सामने उसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे राजा राज दरबार में क्या होता था ना, कैदी को प्रेजेंट करते थे ना सैनिक राजा के सामने, उसी तरह एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे किसके सामने, CD4+T सेल, मतलब कि TH2 सेल के सामने। तो TH2 सेल क्या करेगा, मतलब कि राजा क्या करेगा, सजा देगा उसे। तो ये भी क्या करता है, सिक्रीशन करवा देता है किसका, इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 का, ठीक है। तो देखिए इन इंटरल्यूकिन का सिक्रेशन हुआ तो हमारी बॉडी में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इंटरल्यूकिन 13 है वो क्या करवा देता है, स्टिम्युलेशन ऑफ म्यूकस सिक्रेशन। इंटरल्यूकिन 5 एक्टिवेट करता है इयोसिनोफिल को, और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरल्यूकिन 4 जो स्टिम्युलेट करता है हमारे बी सेल को। बी सेल स्टिम्युलेट हो गया तो वो क्या करता है, प्लाज्मा सेल को स्टिम्युलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडी, मतलब कि प्लाज्मा सेल में IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और सिक्रीशन इंक्रीज होने की वजह से IgE एंटीबॉडी क्या करती है, इट कोट्स दी मास्ट सेल, मतलब कि जो मास्ट सेल पे क्या होता है, IgE रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस IgE रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है हमारी IgE एंटीबॉडी। तो ये हो गया पूरा का पूरा सेंसिटाइजेशन फेज, ओके। मतलब कि पहली बार ही एंटीजन एक्सपोजर हुआ है तो क्या होगा, पहला पर्सन सेंसिटाइज होगा ना। फिर अगर एंटीजन का री एक्सपोजर हो गया, ठीक है, अगर दोबारा वही एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया तो क्या होगा, तो जो ये हमारा IgE जो मास्ट सेल के ऊपर कोट है उसके साथ एंटीजन अटैच होगा, ठीक है। क्या होगा, एंटीजन अटैच टू IgE एंटीबॉडी ऑन मास्ट सेल। तो ये अटैचमेंट होने की वजह से क्या होता है, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है और कुछ मीडिएटर को रिलीज करवा देता है, ठीक है। क्या होता है, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है और कुछ मीडिएटर को रिलीज करवा देता है। तो और ये जो रिलीज हुए मीडिएटर्स है वो क्या देते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 तरह के मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, कौन कौन से, परफॉर्म्ड मीडिएटर्स, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड साइटोकाइंस जो मास्ट सेल में से सीक्रेट हुए हैं, ठीक है। तो देखिए परफॉर्म मीडिएटर्स मतलब कौन कौन से, वाजो एक्टिव एमाइंस लाइक हिस्टामाइन, ओके। सेकंड वन इज एंजाइम जैसे कि प्रोटीएज, एसिड हाइड्रोलेज, ठीक है। एंड लास्ट वन इज प्रोटियोग्लाइकेंस, ओके। वाजो एमाइंस है, कुछ एंजाइम है और प्रोटियोग्लाइकेंस है, ये क्या है, परफॉर्म्ड मीडिएटर्स है, ठीक है। सेकंड वन इज मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, कौन कौन से, लिपिड मीडिएटर्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड ल्यूकोट्राइन B4, C4 एंड D4। एंड लास्ट वन इज हमें पता ही है कौन सा, साइटोकाइन सीक्रेट होता है मास्ट सेल में। अब देखिए ये मीडिएटर्स तो रिलीज हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो देते हैं हमारी इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में इस मीडिएटर्स के थ्रू एंटीजन के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो कौन कौन से रिस्पॉन्स होते हैं, वो रिस्पॉन्स होते हैं 2 तरह के। एक होता है जो एंटीजन का एक्सपोजर हुआ तो उसके 15 to 30 मिनट के बाद तुरंत ही इस रिस्पॉन्स आता है, उसे हम कहते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स। एंड दूसरा रिस्पॉन्स जो एक्सपोजर होने के 2 या 24 आवर के बाद आता है, उसे हम कहते हैं लेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स में वो क्या क्या होता है, वाजोडाइलेशन होता है, देन वास्कुलर परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड स्मूथ मसल का स्पाजम हो जाता है, ठीक है। और लेट रिस्पॉन्स में क्या होता है, उसमें होता है ल्यूकोसाइड का इन्फिल्ट्रेशन, एपिथेलियम डैमेज होता है एंड ब्रोंकोस्पाजम होता है। तो ये हो गया हमारी बॉडी में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखिए सबसे पहले है सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस, ओके। क्या क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीसेरा,
मतलब कि एंटीसेरा का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तभी भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल है एंटी टिटेनस सीरम। फिर है किसी भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होने से, एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। या फिर स्टिंग बाय बी, मतलब कि जो बी है उसके बाइट करने के बाद भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। सेकंड वन इज लोकल एनाफाइलेक्सिस, मतलब लोकली जो एलर्जी होती है। कौन कौन सी? हेइज फीवर में, ब्रोंकियल अस्थमा है, फूड एलर्जी है, क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस है और एंजियोइडीमा है। ओके, ये हो गए उसके एग्जाम्पल। अब देखिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता क्या है। ओके, मतलब कि उसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से, हम उसे आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। तो ये है उसके क्लिनिकल फीचर्स, जैसे कि उसमें होता है ईचिंग होता है, एरिथमा हो जाता है, देन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर डायरिया हो जाता है, शॉक भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया उसके क्लिनिकल फीचर्स। अभी हमारा लास्ट पॉइंट, डायग्नोसिस ऑफ द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई तो हमें डायग्नोज कैसे होगा कि ये टाइप 1 ही है। तो हम उसे डायग्नोज करेंगे इन 3 पॉइंट से। ओके, कौन कौन से? सबसे पहला है टिपिकल क्लिनिकल हिस्ट्री एंड उसके एग्जामिनेशन, मतलब कि उसकी डॉक्टर क्या लेगा, क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे और फिर उसके एग्जामिनेशन करने से डायग्नोज होगी। फिर आती है स्किन प्रिक टेस्टिंग, जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को चेक करने के लिए स्पेशल टेस्ट है। एंड लास्ट वन इज मेजरिंग स्पेसिफिक आईजीई इन दी सीरम लेवल। हमें पता है ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता क्या है, उसमें आईजीई लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हमें नॉर्मल आईजीई लेवल पता है तो हम आईजी जो सीरम आईजीई लेवल है उसको मेजर करके हम पता कर सकते हैं ना कि आईजीई लेवल इंक्रीज हुआ है या नहीं। अगर इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये हो गया हमारी पूरा का पूरा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।